नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ हैं श्री रविंदर सिंह रॉबिन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और रणनीतिक मामले जो हैं उनके विश्लेषक हैं। सर, प्रभा साक्षी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है सर। आज प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन रहा उसमें उन्होंने शुरुआत रशिया यूक्रेन से ही की है। हालांकि मोरक्को में जो भूकंप आया है उनको प्रति भी संवेदना जताई है, जो घायल हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी रशिया यूक्रेन को लेकर जो बात कही, आपको लगता है कि कुछ मामला अटक रहा है? ये भारत के लिए चैलेंज रहेगा कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और एक साझा बयान है। जी। अगर आपको बाली समिट भी याद हो तो बाली समिट में भी जब राष्ट्रपति पुतिन नहीं आए थे जी। तो तब भी एक अटकलें लगाई जा रही थी कि साझा बयान होगा या नहीं होगा। जी। फिर आखिर में राष्ट्रपति जो इंडोनेशिया की मध्यस्थता से जी। एक साझा बयान जारी हो गया। जी। आज के अभिभाषण में शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी। संकेत दिए हैं। जी। अगर आप बाकी के भाषण को भी देखें जी। तो उन्होंने कहा एक ट्रस्ट डेफिसिट है। जी। तो ट्रस्ट डेफिसिट भारत के लिए G20 के मौके पे एक चैलेंज है। जी। लेकिन सबसे पहली बात होती है किसी भी बीमारी का पहले पता लगाना, जी। मुश्किल का पता लगाना। जी। जब आपको मालूम पड़ जाए फिर उसका हल निकालो। जी। तो एक मुश्किल का पता लग गया है, अब उसकी रेमेडी निकालनी है। जी। ट्रस्ट डेफिसिट का पता लग गया है। प्रधानमंत्री ने उसके साथ उसका इलाज ये कहा है जी। जो वो अक्सर देसी मंच पे देते रहे, सबका साथ सबका विकास। जी। आज उन्होंने ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिया है। जी। तो एक सभी को एकजुटता करने के लिए ये ठीक है कि यूक्रेन और रशिया में जो इस वक्त चल रहा है, सभी काफी देशों का एक समूह उसके खिलाफ है, लेकिन कुछ अपने उनके विचार भी होंगे। लेकिन भारत इस वक्त बहुत कॉन्शियसली और बहुत सही अपनी तरीके से कूटनीति से चल रहा है। जी। एक चीज हमने और देखी कि कल विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी संकेत दिया गया था कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन आएगा उसमें ग्लोबल साउथ और जो विकासशील देश हैं उनके बारे में पहली बार इतना कुछ प्रबल तरीके से कुछ कहा जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, सभी देशों ने सहमति जताई और भारत का ये प्रस्ताव स्वीकार होना अपने आप में बड़ी बात है। कैसे आप इस सबको देखते हैं, ग्लोबल साउथ, विकासशील देश, अफ्रीकन यूनियन? इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जो अफ्रीकन संघ है 55 देशों का, तो ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि उनके लिए कोशिश ना की गई। इससे पहले रशिया ने भी की, चाइना भी क्लेम कर रहा है, लेकिन ये भारत की धरती पर हुआ, भारत की प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ, तो इसका श्रेय भी भारत को ही जाएगा। तो ये रेस जरूर है। बाकी देश कहेंगे जी हमने पहले प्रपोजल दिया, हमने पहले दिया, लेकिन भारत ने उसको एक अंतिम उसके पड़ाव तक लेके गया। इसका फायदा ना सिर्फ अफ्रीकन देशों को होगा, ये विकसित देशों को भी होगा। एक तो उन्हें वो बाजार मिलेगा, उसके अलावा जो एक प्रतिबद्धता G20 के लिए जब ये इकट्ठे हुए थे वो ये थी कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस में मुल्क हैं और खास तौर पे छोटे देश जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है और इसके अलावा जो कर्जे में डूबे हुए हैं उनको कैसे निकालना है, तो उसमें अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं वो सबसे पहले आती हैं। तो अगर भारत जो विकसित देशों में विकसित हो रहा है और विकसित देशों में हो जाएगा, डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज में हो जाएगा, तो भारत भी उसमें अपना रोल प्ले करेगा। और इस वक्त ग्लोबल साउथ का जो टैग है, मैं समझता हूँ कि चाहे कोई बिना मन से दे पर देना पड़ेगा। और आज हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब संबोधन कर रहे थे तो भारत नीचे लिखा हुआ था। अभी तक इंडिया आता था, भारत आज है। आज कोणार्क चक्र की प्रतिकृति थी जो प्रधानमंत्री जी विश्व नेताओं का स्वागत कर रहे थे। तो कैसे देखते हैं भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति? इसमें मैं अपने निजी विचार दूं। मेरे लिए पर्सनल तौर पे कोई मैटर नहीं करता है, चाहे वो इंडिया हो या भारत हो या अनडिवाइडेड इंडिया में हिंदुस्तान का नाम था। मुझे इतना पता है कि अगर मैं दुनिया में कहीं पे भी जाऊंगा तो ये जो मेरी टर्बन है ये फ्लैग कैरी करती है। बिल्कुल। वो बुरा ना माने, अगर आप मेरे साथ होंगे तो आप चाहे आइडेंटिफाई हो ना हो, मैं एज एन इंडियन आइडेंटिफाई होऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरे लिए निजी तौर पे ये कोई महत्व वाली बात नहीं लगती। और अभी तो खैर ऋषि सुनक जी के साथ प्रधानमंत्री जी का द्विपक्षीय संवाद हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक साक्षात्कार दिया उसमें उन्होंने खालिस्तान को लेकर बातचीत की है, भारत की प्रति जो उनकी FTA को लेकर बातचीत की है। तो आपको लगता है कि
खासतौर पे आज कनाडा के भी प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। आपको लगता है कि जो और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, तो अभी हाल ही में इन 3 देशों में खासतौर पर जो खालिस्तान समर्थित एक्टिविटीज देखने को मिली, तो आपको लगता है कि भारत सरकार प्रमुखता से बातचीत करेगी इन सब मुद्दों को लेकर, और अब ऐसा कुछ गतिविधियां वहाँ पर कम होंगी? पिछले कई सालों से इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन आप उन देशों के जो पिछले ऐतिहासिक तौर पर वो ये बात कहते हैं कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये भी कहते हैं कि जो उनके कानूनी दायरे के अंदर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो बात तो ये है कि यहाँ पे जो कहा है वो आगे क्या इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता, पिछली बारों में तो नहीं हुआ है। अगर हाँ, जहाँ पे वायलेंस होती है तो वायलेंस में उनका क्या एक्शन होता है वो एक्शन में ही नजर आएगा, आना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो बयान है वो ठीक है, अगर वो किसी कोई भी देश होगा वो यही कहेगा कि हमारे यहाँ अगर कोई वायलेंस वाली बात होती है तो हम रोकेंगे। बात कुछ और है, इसके ऊपर उन्हें दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा। और खासतौर पर हम देखें, जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने भारत की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के दावेदारी है उसका समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये स्थायी सदस्य हैं उन्हीं को करना है। आपको लगता है कि G20 का आयोजन करके भारत ने दिखा दिया है कि हम वैश्विक नेतृत्व देने के लिए सबल हैं, और इस आयोजन की सफलता की गूंज दुनिया में जाएगी और सुरक्षा परिषद की जो हमारी दावेदारी है उसको समर्थन और मिलेगा? ये पहला आयोजन नहीं है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। इससे पहले भारत बहुत बड़े सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर चुका है, चाहे वो गेम्स में हो या पॉलिटिकल हो। वो उसके अलावा भारत की मौजूदगी दुनिया के बहुत बड़े, चाहे SCO समिट हो या आसियान हो, सार्क हो, G7 हो, क्वाड हो, सभी पे भारत की मौजूदगी जरूरी नजर आती है। अब भारत एक प्रयास, एक प्रोसीजर है ये आप ये नहीं कह सकते कि आपने G20 को आयोजन कर लिया तो आप कल सुबह दावेदारी पेश करेंगे। टिक बॉक्स है, वो प्रोसीजर है, उसमें बाकी कंट्रीज को भी साथ लेके चलना है। तो ये वो प्रोसीजर में ही भारत आगे आएगा, तो उसमें एक कदम माना जा सकता है। जी, और थोड़ा सा अगर हम इस सम्मेलन भारत मंडपम से थोड़ा सा हटकर देखें तो बाहर भी कुछ राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, पत्रकारों के सवाल से बचाया गया उनको। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, या वो जो US CDC के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन कर रहे थे इसलिए कोई संवाददाता सम्मेलन नहीं रखा गया? और रशिया और चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आए तो उस पर भी कांग्रेस ने जयशंकर जी पर सवाल उठाए कि आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, आपको सवालों के जवाब तो देने होंगे कि क्यों नहीं आए? ये बड़ी अजीब बात लगती है कि भारत अमेरिका के राष्ट्रपति को रोकेगा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। या अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।